सोया, इससे मिलो। इसका नाम है रॉन। इसको इंसानियत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन भी कहा जाता है और इसको डीमन स्लेयर का टाइटल भी दिया गया है क्योंकि ये अकेला ही सारे डीमंस पर भारी है। मगर अब क्या होता है कि रॉन और उसके दोस्त डीमन किंग के खिलाफ फाइट करते करते उसके प्लान के हिसाब से सीधा खेल लेते हैं और रिजल्ट में सभी लोग वहां पर मारे जाते हैं, वो भी डीमन किंग के साथ। मगर अब क्या होता है कि इंसानियत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन जिस चीज से वो सबसे ज्यादा नफरत करता है, तो एक डीमन की बॉडी में उसका रिजरेक्शन होता है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूर पूरा देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना और लाइक करना। और या मेंबरशिप पर वीडियो अपलोड हो गई है, जैसे कि मैंने कहा था कि एडल्ट मानवा होगी, तो जरूर देख लेना। कहानी शुरू होती है इंसान और डीमन के बीच में सबसे खतरनाक और एक आखिरी बैटल को दिखाते हुए, जिसमें इंसानियत के रखवाले कुछ 5 हीरोज थे जो कि डीमन एम्परर सोलिमस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और एक फाइनल ब्लो के साथ उन 5 हीरोज ने डीमन एम्परर सोलिमस को हरा डाला। मगर ये बैटल इतनी स्मूथली नहीं गई जिस तरह के ये 5 हीरोज एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको चुकाना पड़ा एक हैवी प्राइस। मगर उससे पहले चलो हम अपने इन 5 हीरोज से मिलते हैं, जिसमें एक ने तो पूरा कवच पहना हुआ था और उसका नाम था आयरन फोर्ट्रेस फे। उसके बाजू में जो ये लड़की खड़ी है तो ये एतरभो फाया खड़ी थी। और तीसरा व्हाइट नाइट, जिसका रियल नेम मेरलो था। ये तीनों अपने बाकी 2 दोस्तों की ओर बड़ी ही उदासी से देख रहे थे। व्हाइट नाइट अपने दोस्त रोन को बड़ी ही उदासी से आवाज लगाता है और अब उस हैवी प्राइस को जब हमें दिखाया जाता है तो वो था उन 5 में से एक का मरना, जिसमें ये रोन तो नहीं लेकिन ये होली सेज, जिसका रियल नेम सोफका है, उसका बचना नामुमकिन सा दिख रहा था, क्योंकि डीमन एम्परर के साथ फाइट करने के बाद उसके पेट में एक छेद सा हो गया है, जिसको रोन अपनी हीलिंग एबिलिटीज से हील करने पर लगा हुआ था। मगर उसकी एबिलिटी का भी कुछ असर नहीं पड़ रहा था। तो सोफका रोन से कहती है, अब इसका कोई फायदा नहीं, तुम रुक सकते हो रोन। सोफका की बात के साथ एग्रीड करता हुआ व्हाइट नाइट रोन से कहता है, रोन सोफका ठीक कह रही है, क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहा कि कितनी फेटल इंजरी सोफका को लगी है। डीमन एम्परर के लास्ट अटैक ने सोफका को बेबस कर दिया है। तुम्हारी एबिलिटी इसलिए भी काम नहीं कर रही क्योंकि ये बैटल बहुत लंबी थी, तुम भी एग्जॉस्ट हो चुके हो, इसी वजह से सोफका को तुम हील नहीं कर पा रहे। तो रोन गुस्से से कहता है, अपनी बकवास बंद करो। अगर सोफका रोन के चेहरे पर हाथ फेरती हुई कहती है, बस मुझे जाने भी दो, मुझे अब तुम कितनी बार बचाने की कोशिश करोगे रोन, मुझे बचाते बचाते तुम थक चुके होगे, खुद को भी थोड़ा सा आराम दो और मुझे भी बस आराम से जाने दो। फिक्र मत करो, मैं खुश हूँ कि मैंने ये एंडिंग देखी जिसमें मेरे दोस्त सही सलामत है और डीमन एम्परर मारा जा चुका है। ये सुनकर पीछे के हीरोज अपने आंसुओं को बस कंट्रोल कर रहे थे। ये बड़ा नाइट जिसका नाम फे है, ये बोल नहीं सकता या फिर इसके पास कुछ कहने को है नहीं, ये तो अभी मालूम नहीं पड़ा। मगर जो ये फाया थी वो सोफका से कहती है, मेरी बहन मुझे पता है हम जीत चुके हैं, तुम इस एंडिंग से खुश हो, लेकिन तुम शायद से उस प्रॉमिस को भूल चुकी हो। वो प्रॉमिस जिसमें हमने वादा किया था हम 5 मिलकर डीमन एम्परर को हराएंगे और वापस सही सलामत आएंगे और अपने जीत का जश्न मनाएंगे। तो ये आखिर कैसी जीत हुई? इन 5 का यही इमोशनल सीन चल ही रहा था कि इनको डेमोनिक एम्परर की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो रोन को यही समझा रहा था, सोफका जैसे कह रही है रोन तो बिल्कुल वैसा ही है, ये बस अंत है, तो उसको तुम जाने क्यों नहीं दे रहे। रोन डेमोनिक एम्परर की आवाज सुनकर एकदम से चौकन्ना हुआ और पीछे की ओर बड़ी ही गुस्से की नजरों से देखता है, वो भी ये जानने के लिए कि आखिर ये डेमोनिक एम्परर की आवाज कहां से आ रही है। तो डीमन एम्परर उन 5 से कहता है, बिल्कुल भी मत घबराओ, हाँ ये मैं डीमन एम्परर हूँ। अब वक्त आ गया है कि इस मैग्निफिसेंट बैटल को एंड किया जाए। ये कहने के बाद बाकी के जितने भी हीरोज की बॉडी पर डीमन एम्परर की डेड बॉडी के पार्ट्स, उनका खून और उनका जो गोश्त पड़ा हुआ था, तो वो उनकी बॉडी को कवर करने लगा। फे कहता है कि आखिर ये कौन सा अब सीन चल रहा है। और व्हाइट नाइट बोला कि हम सभी को डीमन एम्परर ने ट्रिक कर दिया है, डीमन एम्परर की बॉडी को जो भी मारेगा तो वो भी उसके साथ एसिमिलेट हो जाएगा। एसिमिलेट का मतलब था कि वो डीमन एम्परर की बॉडी के पार्ट बन जाएगा और यही डीमन एम्परर की रियल और ट्रू एबिलिटी है। जब रोन अपने हाथ की ओर देखता है तो आधा हाथ उसका डीमन फॉर्म में बदल भी चुका था और धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी ही डेमोनिक
डेमोनिक फ्लैश में बदल भी रही थी, मगर अपनी एबिलिटी को अच्छे से समझाता हुआ डीमन एम्परर कहता है, व्हाइट नाइट, मैं इसको एसिमिलेट तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, मैं इस चीज को अपनी एवोल्यूशन कहता हूँ। जो भी मुझे मारता है तो उसकी बॉडीज मेरी एवोल्यूशन बन जाती है और उसकी बॉडी पर मेरा कब्जा हो जाता है। और इसी तरह से ही मुझे हर बारी एक से बढ़कर एक बॉडी जो मिली है, जो कि मुझे लंबा अरसा जिंदा रखने में मदद जो दे रही है। तो जब तुम लोगों ने मुझे मार डाला तो अब तुम्हारी बॉडी फुली मेरे डेमोनिक फ्लैश में यूटिलाइज हो जाएगी। मगर उन सभी में से सिर्फ एक बंदे को लेकर डीमन एम्परर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसकी बॉडी को वो अपना बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसे फील करना था कि कैसा फील होगा। तो वो बॉडी रोन की थी, जिसको डीमन एम्परर द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन भी बुलाता है। इस एवोल्यूशन के प्रोसेस में अगर कोई रेजिस्ट कर सकता था तो वो रोन था। इसलिए व्हाइट नाइट रोन से गुस्से से कहता है, रोन मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारे हाथों से जरूर मरना पसंद करूंगा, लेकिन इसकी किलिंग मशीन बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। ये व्हाइट नाइट इंसिस्ट कर रहा था कि रोन उनके सभी मेंबर्स को मार डाले, क्योंकि अगर वो इस तरह नहीं करता तो डीमन एम्परर दोबारा से जिंदा हो जाएगा। जिसके बाद रोन साइड पड़ी हुई तलवार को देखता है और उसको देखकर डीमन एम्परर थोड़ा बहुत घबराने लगा और वो रोन को मैनिपुलेट करने लगा, जैसे कि वो रोन से ये कहना चाहता था कि देखो ये आइडिया बहुत बेकार है, कभी भी अपने कॉमरेड को नहीं मारना, इससे कुछ भी नहीं बदल सकता, बस तुम एक बहुत ही बड़ी गलती दोहराओगे। और लास्ट में बस यही लाइन कहता हुआ कि यही तुम्हारी बची फैमिली है, इसको भी क्या रोन अपने हाथों से मारना चाहता है। तो रोन को सामने से व्हाइट नाइट चिल्लाता हुआ बोला कि अब खड़े खड़े वो किस बात का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा वो टाइम वेस्ट करेगा तो एवोल्यूशन का प्रोसेस उतनी जल्दी होगा। तो रोन जल्दी से वो स्वॉर्ड उठाकर व्हाइट नाइट के सामने पॉइंट करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ में हिल रही थी, जैसे देख व्हाइट नाइट को एक पल के लिए ऐसा लगने लगा कि रोन घबरा रहा है, उससे नहीं हो पाएगा। तो जब वो कंफर्म करवाता है तो मालूम पड़ा कि रोन बस अपने दोस्त को मारने ही वाला था, अगर डीमन एम्परर उसका हाथ अपनी पावर से रोक ना लेता। डीमन एम्परर रोन से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारा हाथ अब मेरे कंट्रोल में आ चुका है, अब तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मेरी ये एवोल्यूशन जरूर कंप्लीट होगी। ये मंजर देखकर व्हाइट नाइट एक पल के लिए रिलीफ फील करने लगा, क्योंकि उसे डर था कि इस मोमेंट में रोन का इमोशनल होना उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। और फिर क्या देखना था, व्हाइट नाइट स्वॉर्ड को खुद ही अपने आप के आर पार कर देता है और रोन को जाकर गले लगाता है और उसके कान में दम तोड़ने से पहले वो कहने लगा कि जितना तुम रूथलेस और डेडली हो और जो एबिलिटी तुम्हारे पास है तो वाकई में वो तुम डिजर्व करते हो मेरे भाई। ये कहते हुए हमें रोन की एबिलिटी के बारे में भी पता चलता है, जिसका नाम था ब्लड बाथ ऑफ द फॉलन। इससे रोन हर एक लाइफ को एंड करने के बाद परमानेंटली स्ट्रेंथ भी गेन करता है और उसकी एबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, मतलब हर एक किल पर वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। और अब पीछे से फे और फाया भी, जो कि एक दूसरे के भाई बहन हैं, तो दोनों रोन को इशारा करते हुए बोले कि जो व्हाइट नाइट कहा तो वो एकदम सच है, वो उसकी सैक्रिफाइस बनने के लिए तैयार है और व्हाइट नाइट की सैक्रिफाइस को वो बिल्कुल भी जाया होने ना दे। फे भी कहता है कि मैं और मेरी बहन बस तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ और इस फाइट को परमानेंटली खत्म कर दो। और बिना हिचकिचाते हुए रोन अपने बाकी दोनों कॉमरेड्स को भी मार डालता है। और अगर आप लोग देखो तो हर एक किल के साथ उसके चेहरे पर एक मार्किंग सी भी अपीयर होती है, जो कि इस बात का अंदेशा देती है कि कितने लोगों को उसने मारा है। और अब आखिर में उसे खुद को मारना था, तो जब वो खुद को मारने चला तो दोबारा से डीमन उसकी बॉडी को पूरी तरह से स्टिफ कर देता है, क्योंकि डीमन एम्परर को पता था कि जब वो अपने कॉमरेड्स को मारेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी और जब ताकत बढ़ेगी तो वो अपने एक हाथ को कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए डीमन एम्परर उससे कहता है कि एक हाथ से तुम क्या ही सॉल्व कर पाओगे, 3 जानों को तो वो वैसे भी ले चुका है। तो रिस्पॉन्स में रोन डीमन एम्परर से कहता है इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए मेरा एक हाथ भी काफी है। और अपने उसी एक हाथ को स्विंग करता हुआ वो अपना सिर खुद ही काटना चाहता था, जो कि डीमन एम्परर देख लेता है और जो हाथ उसके कंट्रोल में था तो वो उसी हाथ की मदद से उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और अब उसे ज्यादा देखा नहीं जा रहा था तो वो उस स्वॉर्ड को क्रश कर देता है। और अब डीमन एम्परर रोन से बोला कि अब जब तुम्हारे पास अपनी स्वॉर्ड ही नहीं रही तो तुम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, मुझे बताना वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन। क्योंकि उसकी इनविंसिबल बॉडी को अब इस स्वॉर्ड के बाद कोई भी खरोच नहीं ला सकती। और डीमन एम्परर अब उसकी बॉडी पर बहुत हावी हो रहा था कि तभी रोन डीमन एम्परर से कहता है तुमने मुझे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन कहा ना, तो तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो।
कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि स्वॉर्ड कर सकती है और मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने वाला तो मैं ही हुआ ना। ये कहते हुए वो अपने हाथ को अपने छाती में दंसा देता है और अपने दिल को कस के पकड़कर डीमन एम्परर को उसकी औकात याद दिलाने से पहले उसको अपने हाथों से ही क्रश कर देता है, जो कि फाइनल ब्लो था, वो भी इस बैटल को परमानेंटली एंड करने के लिए। डीमन एम्परर रोन से कहता है कि उसने रोन को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। एक आदमी जो कि पैदा हुआ है वो भी सिर्फ किलिंग के लिए, तो वो अपनी जान इस तरह ब्रूटल तरीके से लेगा क्यों नहीं, और वो अपने मरने के पॉइंट पर भी आखिर क्यों किलिंग नहीं करेगा। अब रोन अपने मन ही मन अपने फाइनल मोमेंट में सोचने लगा कि बैटल तो खत्म हो चुकी है और उसका मरना डीमन एम्परर के साथ इकट्ठे लिखा तो गया था, लेकिन अभी भी डीमंस पूरी तरह से कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुए, और जिन लोगों को रोन प्रोटेक्ट करने का कसम खाया था तो उनमें से एक को भी वो बचा नहीं पाया। वो खुद के एक्शन पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था, क्योंकि उस बैटल के बाद 5 साल गुजर चुके थे। जिस जगह पर उन पांचों हीरो और उस डीमन एम्परर के बीच में फाइट हुई थी, तो वहाँ पर कुछ डीमंस जमा थे जो कि अपने किंग के लिए कुछ ऑफरिंग लाए थे, वो भी उनके गम के लिए, क्योंकि वो अपने लीडर को खोने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो चुके हैं और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो एग्जिस्ट करे भी और ना भी। उन डीमंस का एक लीडर था जो कि अपने लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि जिन डीमंस को उसने जमा करा था तो उनको घंटा पता नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उनको बस सिर्फ ऑर्डर दिया गया था कि एक 4 ह्यूमन वुमेन्स को लाना है और एक डीमन को जो कि उनकी तरह है। ये डीमन अपने बंदे से बोलता है कि लाने के लिए थैंक यू, लेकिन अब अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपनी बकवास बंद करके तुम पीछे लाइन में खड़े क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि आज की रात 5th एनिवर्सरी होने वाली है, वो भी उनके किंग के नाम। ये डीमन अपने एम्परर से कहता है कि मैं आपके नाम की कसम खाता हूँ कि हर एक साल यही फेस्टिवल मनाया जाएगा, वो भी आपके मेमोरीज को, जो कि हम हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि इस एक्शन से वो इंश्योर करेंगे कि ये जो न्यू डीमन की जनरेशन है तो वो कभी भी ये ना भूले कि उनका एक किंग भी हुआ करता था जो कि बहुत महान था, और उनकी ये लेगेसी को भी ये न्यू जनरेशन के डीमन अपने साथ लेकर चले, जो कि था पूरी लाइफ को एक्सटर्मिनेट करना। और अब ये डीमन कहता है कि चलो मेमोरियल की सर्विस रेडी हो चुके हैं और इस त्योहार को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन 4 औरतों को मारना था, वो भी इस फेस्टिवल के हिसाब से। एक ही स्लैश से ये डीमन लीडर उन 4 औरतों का सर उड़ा डालता है, और लास्ट में था हम में से एक वीक डीमन का खून, वो भी डीमन एम्परर के ऑफरिंग में बहाने का रूल था। ये बंदा जिसको इन डीमंस ने लटकाया हुआ था तो ये और कोई नहीं बल्कि रोन था, और अब ये रोन की अपनी बॉडी है या फिर वो रीइंकार्नेट हुआ है ये कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन ये डीमन रोन को भी एक वीक डीमन बुला रहा था। उसको होश में आता हुआ देखकर ये डीमन रोन के चेहरे पर कसकर लात देता है और कहता है कि तुम यूजलेस हो, तो तुम बिल्कुल भी हिलना डुलना मत, क्योंकि तुम सबसे वीकेस्ट डीमन हो, तुम्हें एक नाम भी नहीं सौंपना चाहिए, और एक ऑफरिंग के लिए उसकी तरह डीमन को इस्तेमाल करना ये उसको एक बहुत बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, वो भी एक वीक डीमन होने के बावजूद भी। और जब ये डीमन स्लैश लगाता है तो उसके सिर को ही सीधा टारगेट करता है, लेकिन इस स्लैश को डोज करते हुए रोन अपने हाथ को सैक्रिफाइस कर देता है। इस डीमन को गुस्सा आ गया क्योंकि रोन ने फेस्टिवल में रुकावट करी, वो भी उसकी बचकानी हरकत से, लेकिन जब उसने ये रियलाइज किया कि वो कैसे लैंड हुआ है तो इस डीमन को समझ में आ गई कि ये उसने जानबूझकर किया। बाद में रोन उस डीमन की ओर गुस्से की नजरों से देखकर कहता है, एक डीमन बास्टर्ड, क्या तुम मुझे देखकर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो कि मैं आखिर कौन हूँ? तो जब तक वो रियलाइज करता है तो रोन उस पर हल्ला बोल भी दिया था कि तभी हमारा सीन पास्ट में चला जाता है, और ये पास्ट बहुत पास्ट था। ये बात है साल 312 की, जहाँ पर हम उसी डीमन को एक शिप पर देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। डरने की वजह अभी मालूम नहीं हुई, मगर एक दूसरा डीमन आकर उसे धक्का देकर समझाता है कि वो आखिर किस चीज के लिए रुका हुआ है, वो लाइन में पीछे जाकर खड़ा हो जाए और जैसे बाकी डीमंस कर रहे हैं तो वो भी करे। इस धमकी को सुनने के बाद वही डीमन भागता हुआ लाइन में पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि पहले वाला डीमन जिसने इस डीमन को धक्का दिया था तो वो कहने लगा कि हमें हर एक सिंगल डीमन की जरूरत है, क्योंकि द 4 एडल्ट डीमन हमें देख रहे हैं और उनका हक है हमारे पे, वो भी इस बैटल में उनकी मदद करने का। तो हाँ, जैसे कि ये साल 312 में डीमन क्लैन ने ह्यूमंस पर समंदर की तरफ से एक अटैक लॉन्च किया। ये अटैक इतना ज्यादा रूथलेस था कि एक ही झटके से वो ह्यूमन के डिफेंस सिस्टम को बिगाड़ सकता है अगर ये लैंड कर पाए। और जिन
4 एडल्ट डीमंस के बारे में शिप पर बात हो रही थी तो उनमें से द डेडली साइट डीमन किंग नागील भी मौजूद थे। द कॉन्करिंग डीमन किंग मेडिनियस एक का नाम था। तीसरा द डीसोलेट डीमन किंग कलिसा भी मौजूद था और छोटा भी था। मगर उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले इन चारों एडल्ट डीमन ने ये जो सरप्राइज अटैक लॉन्च करने का प्लान बनाया था तो ये इंसानों के लिए इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि वो लोग सिर्फ जस्ट टाइम पर यहाँ पर पहुंचना ही मैनेज कर पाए थे। बाकी डिफेंस सिस्टम का प्रोटेक्शन और उसका डैमेज रिपेयर उन्होंने सोचा ही नहीं था। इंसानों की तरफ से एक बंदा सिंगल बोट पर आया था जो कि साइरोस सिटी का द डिस्ट्रॉयर था। निकनेम उसको डीमन स्लेइंग मैनिएक भी दिया गया था और वो और कोई नहीं बल्कि रोन था। रोन अकेला था और वो इटर्नल डीमन किंग जायस के आमने सामने खड़ा था। डीमन किंग जायस अपने ट्रूप से कहता है कि मेरी कमांड को जरूर सुनना और उसके बाद एक घमासान बैटल हुई। लेकिन उस बैटल में जीता कौन? सिर्फ एक बंदा जो कि था रोन। डीमन की तरफ से कोई भी नहीं बचा, बस सिर्फ यही मैंटिस डीमन बच चुका था। इस डीमन और डीमन जायस के अलावा बाकी जितने भी डीमंस इस बैटल में पार्टिसिपेट किए हुए थे तो वो सभी लोग मारे गए। इसकी हालत भी ठीक नहीं थी, वो भी उस बैटल से निकलने के बाद, जिसका मतलब इन लोगों को बहुत ही गंदी मार पड़ी है। जब रोन वापस अपने सिटी में इन्फॉर्म करने के लिए गया कि बैटल कैसे गई तो कॉन्करिंग डीमन मेडिनियस जो था वो भी मारा गया था। एक बारबेरिक डीमन किंग था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बाकी डीसोलेट किंग और डेडली साइलेंट किंग वो दोनों मर चुके थे और बचा इटर्नल डीमन किंग तो वो एस्केप कर चुके थे। मगर अभी भी डीमन के बीच में यही बात चलती रहती थी कि अगर इटर्नल डीमन जायस वहां पर मौजूद भी थे तो उस बैटल को रोन ही जीत लेता। ये सारे डीमन रोन से इसलिए ज्यादा डरते हैं क्योंकि कंपेयर टू बाकी इंसान उनको बहुत सारे अटैक्स करने पड़ते हैं, वो भी एक डीमन को मार गिराने में। लेकिन रोन सिर्फ एक ही अटैक्स थे जो कि वो एफर्टलेसली करता है तो एक ही बार से वो उस डीमन का खात्मा कर देता है। स्पेशली तो वो डीमन के जॉइंट्स को टारगेट करता है और उनको उखाड़ देता है। जैसे कि ये मैंटिस डीमन जो कि बहुत ज्यादा चपड़ चपड़ कर रहा था तो इसका सर ही रोन ने एफर्टलेसली उखाड़ डाला। इसके बाद अब रोन यही सोचने लगा कि क्या उसकी रिजरेक्शन हो चुकी है। देखने से तो वही लग रही थी क्योंकि उसके बॉडी पर एक मार्किंग भी वो नोटिस नहीं कर पा रहा था। मगर इस मैंटिस डीमन को मारने के बाद एक मार्किंग उसके शरीर पर आ जाती है। तो अपने लीडर को इस तरह रोन के हाथों से मरता हुआ देखकर बाकी डीमंस गुस्सा हुए और रोन पर चार्ज कर दिए। मगर उसी डीमन मैंटिस का हाथ इस्तेमाल करके वो इन डीमंस को बीच से काट देता है, वो भी सब्जियों की तरह। जो ब्लड बैथ ऑफ द फॉलन की एबिलिटी रोन के साथ थी तो वो बस लेवल 9 की हो चुकी थी, जिसको देखकर रोन कहता है कि ये डीमन इतने वीक है कि वो बस थोड़ा सा ही स्ट्रॉन्ग हो गया है। इस एबिलिटी का ये मतलब है कि जितना तुम्हारा ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग होता है तो उतनी जल्दी जल्दी तुम ग्रो कर सकते हो। मगर दुश्मन अगर वीक हो तो बॉडी पर मार्किंग अजीब और गरीब सी हो जाती है। आखिर में एक सेंटीपीड डीमन रह चुका था जो कि रोन को देखकर उसकी तो हवा टाइट हो चुकी थी और वो वहां से भाग निकलना चाहता था। जो ही वो भागने लगा तो उसकी ओर रोन उसके लीडर का हाथ फेंक देता है जो कि उसमें जाकर धंस जाता है और वो वहीं पर ही स्टक हो गया। सेंटीपीड मॉन्स्टर को बहुत दर्द हो रहा था और वो रोन से कहता है कि मूर्ख लड़के मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारी अम्मा तुम्हें याद दिला दूंगा। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे यहाँ पर मार डालोगे तो बाकी डीमंस को पता नहीं चलेगा? तो आराम से कह रहा हूँ मुझे जाने दो। मगर रोन उसकी बातों को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे आपका दोस्त जब आपसे पैसे लेकर चला जाता है और जब आप वापस मांगते हो तो ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वो इतना गरीब हो कि वो अपनी किडनी बेचकर बस सिर्फ अपना कर्ज चुका सकता है। मेंशन कर अपने उस दोस्त को जिसके पास आपके पैसे हैं और वो दे नहीं रहा, साले पैसे वापस कर। मगर खैर दोस्ती में ये सब कुछ चलता रहता है। मगर अब मेरे सब्सक्राइबर मुझे अपना दोस्त बिल्कुल भी मत समझो, मेरे पास पैसा नहीं है भाई, मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं दे सकता। मगर खैर रोन उस डेड बॉडीज को कवर अप कर रहा था। अपनी एबिलिटीज की मदद से वो हीलिंग आर्ट को एक्टिवेट करता है और खुद को हील करने लगता है, जिसके बाद उसके हाथ हील तो होते हैं लेकिन उसके हाथ से सांप निकल आते हैं भाई, जिसे देख रोन कहता है कि आखिर उसके हाथ ऐसे क्यों हो गए हैं। जिसके बाद अपने हाथों की ओर देखकर वो घुटने टेक कर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। वो खुद को गालियां देने लगता है और खुद को कोसता कोसता वो बोला कि उसकी रिजरेक्शन नहीं बल्कि वो रीइंकार्नेट
रीइंकारनेट हुआ है, मगर उसकी जो रीइंकारनेशन थी तो वो एक डीमन की बॉडी में हो गई है, जो कि सबसे वर्स्ट सजा है, वो भी एक ऐसे बंदे को देने के लिए जिसका लाइफ गोल ही यही है कि डीमन को मार गिराना है। वो शर्म से अपना माथा पकड़ लेता है और कहने लगा कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसके बाद रॉन और भी मजीद गुस्से में खुद पर चिल्लाने लगा कि अगर मूर्ख बॉडी को रीइंकारनेट ही होना था तो वो कुछ और बन जाता, आखिर उसको वो चीज क्यों बनना था जिसने उसके दोस्तों को मार डाला और उससे लोगों को मसला है और बिला वजह वो लोगों को मारते हैं। मगर जब वो चिल्लाता है तो उसको उल्टियां आ जाती हैं, जिसे देख वो सेंटिपीड मॉन्स्टर जो था वो रॉन को अगेन वीकेस्ट डीमन बुलाता है और कहने लगा उसकी ये एरोगेंस ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि उनके बॉस को जो उसने मार डाला है तो उसके नोकीले पंजों को इस्तेमाल करके वो खुद को बड़ा ही ताकतवर समझ रहा है। हालांकि वो कुछ भी नहीं, वो बाद में आकर जरूर रॉन को मारने की धमकी देता है, मगर मारने से पहले वो रॉन को इतना ज्यादा टॉर्चर करने की धमकी देता है जैसे कि वो इंसानों को करता है, खुद का पॉइजन उनमें इंसर्ट करके उनको चीखता हुआ सुनना चाहता है। तो बिल्कुल वैसे ही सेंटिपीड मॉन्स्टर जो के चिल्लाता हुआ कहता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस को तो जरूर उसे भुगतना पड़ेगा। तो रॉन बेचारा यही सोच रहा था कि चलो वो डीमन बनकर ही रीइंकारनेट होके तो आया है, मगर आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसी बीच वो सेंटिपीड मॉन्स्टर कहता है कि मैं इससे ज्यादा टफ हूँ, बस इस पंजे ने मुझे अटका कर यहाँ पर रोका हुआ है, एक बार यहाँ से छुटकारा मिल जाए तो इस वीकेस्ट मॉन्स्टर को वो नानी याद दिलाने का प्रॉमिस करता है, क्योंकि कभी भी उसने इस वीकेस्ट मॉन्स्टर को इतना डिफरेंट नहीं पाया, बस थोड़ी बहुत अकड़ उसमें शायद से आ चुकी होगी, वही अकड़ निकालने की देरी है कि तभी रॉन उस सेंटिपीड मॉन्स्टर की बॉडी को इस्तेमाल करके नीचे स्लाइड करता है और उसको बीच से काट देता है। और उसको काटने के बाद रॉन अपने आप से कहता है कि अगर वो डीमन बनकर ही रीइंकारनेट हुआ है तो क्या, मगर उसकी थिंकिंग तो बिल्कुल पहले की तरह है, तो वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। और ये कहते हुए रॉन बड़ा ही खतरनाक दिख रहा था, क्योंकि अब उसे समझ में आ गई हो कि चाहे वो जिस टाइप की बॉडी में भी रीइंकारनेट होके आया है ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है कि उसका लाइफ गोल अभी भी सेम है, अपने लाइफ गोल के बगैर वो कुछ भी नहीं, तो वो बिल्कुल वैसा ही करेगा, मतलब कि डीमंस को एक एक करके उनके मौत के घाट उतारना। अब एक्सप्लोरेशन के वक्त रॉन ने उन डीमन से ये भी सुना था कि उसकी पास्ट की बॉडी और जो डीमन एम्परर जो था उनके बीच में जो फाइट हुई थी तो उसको 5 साल हो चुके हैं। कुछ एक्शन लेने से पहले वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करना चाहता है कि करंट सिचुएशन क्या है, मगर इन्वेस्टिगेशन से बढ़कर अब उसे पहले एक अच्छी सी जगह ढूंढनी पड़ेगी, वो भी स्टे करने के लिए। जब वैली के चट्टानों से वो फिसल कर नीचे आ रहा था तो वो अपने सामने एक जायंट डीमन ऑर्ब देखता है, वो पहाड़ के साइज जितना था, और ये जगह उसको याद है क्योंकि इस जायंट बेहिमत से वो एक बार लड़ चुका है, जिसकी अब ये हालत हो गई है। मजीद उस जायंट बेहिमत डीमन स्कल के करीब जाकर रॉन ने ये नोटिस किया कि यहाँ पर तो पूरा का पूरा डीमन फोर्ट्रेस बना हुआ है। रॉन कहता है कि ये जगह एक फोर्ट्रेस बनाने के लिए बिल्कुल सूटेबल भी है, तो शायद से इन 5 सालों में डीमन यहीं पर ही स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर बैठे हुए हैं, वो भी एक डीमन के ढांचे के अंदर। और जब रॉन इसको एक बेहिमत बुलाता है तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा बेहिमत है, क्योंकि जब एक ऊपर से व्यू दिया जाता है तो भाई साहब ये तो पूरी की पूरी एक सिटी थी। अब वैली के साथ नीचे आते आते रॉन अपनी मेमोरीज का इस्तेमाल करके एक केव में एंटर करता है जिसमें पहले भी वो रह चुका है। तो इससे एक तो केव मिल गई वो भी रुकने के लिए, और दूसरा ये भी कंफर्म हो गया कि उसकी जो मेमोरीज है तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं। इस केव के बारे में सिर्फ रॉन ही जानता था, तो उसे यकीन था कि इस जगह को एक डीमन भी शायद से ढूंढ नहीं पाएगा, ये जगह उनकी आंखों से दूर है। और बिल्कुल वैसे ही होता है, जब वो आता है तो उसका टेंट और उसका बेड पड़ा हुआ था। अब आग लगाकर जब वो अपने बेड पर रेस्ट कर रहा था तो उसके अपनी मेमोरी से ही उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बन रही थी, मगर उसके अलावा अपने दोस्तों की पुतले बनाकर उनकी इनग्रेविंग भी करना चाहता था, मतलब कि रेस्ट इन पीस वही वाला इनग्रेविंग। मगर इनग्रेविंग करने के दौरान उसे अपनी मेमोरीज कुछ याद आती है, जिसमें वो अपने पूरे क्रू को लावा में सिंगल हैंडेड उठाकर चल रहा था जब वो लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। और उसके लावा में पूरे कपड़े जलने के बाद जब वो बड़ा सा नाइट था ना फे, तो वो सरप्राइजिंगली एक टेलर भी है। पत्तों से उसने रोन के लिए एक ड्रेस बना ली जो कि उस पर बहुत अच्छे से जज भी रही थी, लेकिन सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि इतना खतरनाक आदमी ड्रेस में कितना उल्लू लग रहा है। बाद में सभी लोगों के पुतले बनाकर साथ में खुद का भी एक पुतला बना के वो इसी सोच में पड़ जाता है कि वो तो रीइंकारनेट
हुआ, लेकिन उसकी टीम और वो डीमन एम्परर वो लोग कभी भी नहीं आएंगे। खुद को कोसता हुआ वो कहता है कि अगर उस वक्त वो थोड़ा बहुत अच्छा कर लेता तो कोई भी ना मरता। और ये कहते हुए सबसे पहले तो वो अपने पुतले से शुरुआत करता है और उसको आग में डाल देता है। तो अब पूरी तरह से इनग्रेविंग करने के बाद बैठकर वो सोचने लगा कि इन 5 सालों में जब उसका रीइंकार्नेशन नहीं हुआ था तो आखिर कितने लोगों ने अपनी जिंदगी को बर्बाद होता हुआ देखा, और उसकी एज के जितने भी लोग थे तो उनको डीमन के हाथों कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि डीमंस का तो यही काम होता है, जिंदगियों को बर्बाद करना। और पहले में उसे अपना डीमन बनने पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, मगर एक साइड वो ये भी सोचता है कि अब जबकि उसे फेट ने एक दूसरा मौका दिया है और वो एक डीमन बन चुका है, तो वो इसी डीमन बॉडी का यूज करके डीमंस के घर के अंदर ही जाकर उनका खात्मा कर सकता है और उनको शक भी नहीं होगा। बात करते करते उसका सिर भी दर्द करने लगता है। वजह ये थी कि इस बॉडी की रियल मेमोरीज भी रोन को दिखाई जा रही थी, जिसमें बहुत सारे डीमंस इस बॉडी के ओनर को मार रहे थे। रोन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि डीमंस के बीच में भी जंगल का रूल चलता है, जो कि है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ताकतवर होगा तो सभी लोग उसकी बात सुनेंगे और जो सबसे ज्यादा वीक होगा तो उसको सबकी बातें सुनना पड़ेंगी, चाहे उसमें उसे तलवे चाटना भी क्यों ना करना पड़े। तो अब ये जानने के बाद कि डीमन कैसा सलूक करते हैं जब कोई उससे वीक होता है, तो टॉप टास्क यही बन जाता है कि उसे इस बॉडी को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग करना होगा, वरना वो इस बॉडी में ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा और कुछ अकॉम्प्लिश भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो इस बॉडी के मेमोरीज में ये भी देखता है कि ये बंदा तो एक फार्मिंग भी करता था, जो कि देखकर रोन बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ। इसके बाद रोन कुछ और मेमोरीज में देखता है कि एक टीचर था जो कि एक डीमन था, जिसमें वो स्टूडेंट्स को कुछ समझा रहा था, वो भी चार्ट पर कि वर्ल्ड सिचुएशन कुछ ऐसी है और बाकी की जितनी भी डिटेल्स हैं तो उनको वो टुमारो डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें एक डीमन जिसने उस बॉडी के ओनर पर पैर रखे हुए थे, तो वो अपने टीचर से बड़ा ही अकड़ से बोल रहा था कि कल के लेसन के लिए वो बहुत ही ज्यादा बेताब है, और ये भी पूछता है कि आखिर कितनी थ्योरीज रह गई वो भी लेसन्स को समझने में, क्योंकि उसकी तरह बाकी के स्टूडेंट्स भी हैं जो कि प्रैक्टिकल लेसन के लिए वेट नहीं कर सकते। रोन इन मेमोरीज को जितना जितना देखता है तो उतना ही वो हैरान होता हुआ चला जाता है, क्योंकि रोन ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डीमंस एजुकेशन लेंगे, क्योंकि तकरीबन 5 साल पहले के जो डीमंस थे तो उनका तो बस जीना मरना जंग में ही होता था। डीमंस को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट समझ सकते हो जो कि जंग का गीत गाता हो, उनको डिस्ट्रक्शन से और कुछ चीज ज्यादा पसंद बिल्कुल भी नहीं आती। मगर आज के जो डीमंस हैं, तो अगर रोन जिंदा होता वो भी अपनी पिछली बॉडी में, तो ये देखकर उसे कभी भी ये विश्वास ना आता कि जो स्पीशीज जंग का सुर गाते हैं तो वो इस दुनिया पर अपनी सिविलाइजेशन बसाने के लिए पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ताकि वो खुद को कंपैटिबल बनाए कि अर्थ पर कैसे लोग रहते हैं। अब इन सब मेमोरीज को देखने के बाद रोन कहता है कि सबसे पहले पता तो वो इस चीज का लगाएगा, वो भी स्ट्रॉन्ग होने के बाद, और चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, तो अब की बार वो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि एक तो वो मरे नहीं और वो टाइम स्किप करने के बाद उसे कुछ चीजें समझ में ना आए, क्योंकि 5 सालों में अगर ये डीमन इतना खुद को संवार सकते हैं तो उसको यकीन नहीं आता कि जब अगले कुछ साल गुजरेंगे तो उनमें ये डीमंस क्या क्या करना शुरू करेंगे। और अपने पिछली लाइफ में वो पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन वो ठान लेता है कि इस लाइफ में वो जरूर ये करके दिखाएगा, क्योंकि इस जिंदगी में उसे जरूर स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, वो भी अपने पास्ट जिंदगी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसमें बहुत बुरे काम करना भी क्यों ना पड़ जाए, मगर खुद को स्ट्रॉन्ग करना ही अब उसकी टॉप प्रायोरिटी बन गई है, ताकि वो बाकी के डीमंस को इरेडिकेट कर ले, वो भी पूरी तरह से परमानेंटली। जिसके बाद अब सीन डीमंस की सिविलाइजेशन पर जाता है और उस सिविलाइजेशन के ट्रेनिंग कैंप नंबर 2 पर जाता है, जिसमें एक इंस्ट्रक्टर था और ट्रेनिंग कैंप में जितने भी न्यू फ्रेशमैन डीमंस आए थे जो कि करंट स्टेट समझा रहा था, वो भी सोलिस कॉन्टिनेंट के बारे में। ये समझाते समझाते उनको 1 घंटा लग चुका है, तो अब वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट होने लगे और बाकी फ्रेशमैन से कहने लगे कि वो मजीद अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। सरप्राइजिंगली इस ट्रेनिंग कैंप में रोन भी मौजूद था और इस पूरे लेक्चर को उसने पूरी तरह से समझ लिया, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो अभी भी डिस्कवर नहीं हुआ कि आखिर ये सब लोग इस तरह हरकतें क्यों कर रहे हैं। मगर उससे बढ़कर जिन बातों को
रोन समझ गया है तो वो हमें एक्सप्लेन करके बताता है कि डीमन एम्परर और उसकी लड़ाई के बाद इन 5 सालों में जितने भी बचे कुचे डीमंस हैं तो उन्होंने इटर्नल डीमन जायस के लीडरशिप के अंडर 5 नेशन बनाई है। हर एक नेशन को अपना अपना काम सौंपा गया है जैसे कि इंसान करते हैं, जिसमें एक डील करता है ह्यूमैनिटी के साथ, दूसरा ह्यूमन नेशंस के साथ, तीसरा वो लोग जो के डिमोनिक सिटीज में अंदर आते हैं, और इसके अलावा कुछ ग्रजेस जो के ओल्ड बहुत सेंचुरीज से चल रहे हैं उनको मैनेज करने का काम नेशंस को दिया गया है। तो ये सब के सब इंसानों के रूल्स को ही इस्तेमाल करके जीते आ रहे हैं और दोनों रेसेस एक दूसरे के कॉमन एनिमी है। इंफॉर्मेशन से ये भी पता चला कि इन 5 सालों में दोनों किंगडम्स के बीच लड़ाइयाँ भी हुई, दोनों नेशंस ने एक दूसरे को ठोस चोटें भी पहुंचाई है और नुकसान भी, और मजीद वो इस तरह ही करने का प्लान बना रहे हैं। जिसके बाद एक बोर्ड को साफ करने के लिए ये टीचर एक डीमन का सिर पकड़कर उस बोर्ड को साफ कर देता है और नेक्स्ट लेसन समझाता है जो कि इनिशिएट सीगल एबिलिटीज के बारे में था, जिनमें जनरल स्पेल्स आती हैं, स्वॉर्ड टेक्निक्स आती हैं और मार्शल आर्ट्स कवर अप होती हैं। और इस इनेट सीगल की एक मीनिंग भी है जिसको अगर इजी वर्ड्स में डिस्क्राइब किया जाए तो इसका मतलब है नेचुरल बोर्न एबिलिटीज, जो कि हर एक डीमन के पास होती है, जो कि इंसानों के पास नहीं होती, सिर्फ डीमंस के पास होती है और डीमन की हर एक रेस के साथ ये होती है। ह्यूमंस और डीमंस की एबिलिटीज में बस सिर्फ एक ही फर्क है, जिसमें ह्यूमंस को अपनी इटर्नल सील पावर जो होती है वो कंज्यूम करनी पड़ती है। और कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उन पर एक मार्किंग से होती है, जैसे कि फर्स्ट सील, सेकंड सील, थर्ड सील, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। मगर इन 6 सील्स के अलावा भी अपर लेवल्स होते हैं जो कि अभी के लिए ये मेंटोर अपने फ्रेश डीमंस कंपेनियन को समझाना नहीं चाहता, क्योंकि सभी बातें उनके सिर से ऊपर से गुजर रही हैं। एक अच्छा एग्जांपल देखकर कि सेकंड सील का स्ट्रॉन्गेस्ट वो खुद को बताता है, मतलब कि ये सेकंड सील का डीमन है, जिसमें हर एक डीमन अभी के लिए फर्स्ट सील पर है, लेकिन टफ ट्रेनिंग के बाद वो भी इवॉल्व हो जाएंगे। लेकिन याद रखना कि वो टफ ट्रेनिंग इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है कि कुछ लोग तो उसमें मर भी जाते हैं। जब रोन अपने हाथ की मार्किंग पर देखता है तो फर्स्ट सील था, मतलब कि अभी के लिए वो वीक है। जिस टाइप का डीमन रोन अभी है तो ये बहुत ही ज्यादा यूनिक एबिलिटी वाले होते हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि इनको समझने के लिए खूब पढ़ाई चाहिए होती है। जितना अच्छा उसे अपने टाइप के बारे में पता होगा तो वो उतना जल्दी और स्ट्रॉन्ग इवॉल्व कर सकता है। अब ये मेंटोर अपने फ्रेशमैन डीमंस को समझाता है कि फर्स्ट सील होने का अब ये मतलब नहीं कि तुम लोग बेकार हो, वो अपने पूरी एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बस फर्क ये है कि जितना वो अभी इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो पावर लेवल बहुत कम है और उनकी कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी नहीं निकल कर आई। इसलिए अगर उनको अपनी पावर का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करना है तो उनको इवॉल्व करना ही पड़ेगा, वरना वो कहते हैं ना कि टैलेंटेड बंदा होगा लेकिन अपना टैलेंट वेस्ट करेगा। तो उसी बीच एक डीमन आता है जिसने ह्यूमंस के 3 सिर लटकाए हुए थे, वो भी अपने साइड पर। वो रोन को धक्का देता है कि मेरे सामने से हट जाओ, और सभी लोग जब उसको देखते हैं तो थड़ थड़ कांपने लगते हैं। सभी लोग उस डीमन को अ जीनियस न्यू कमर बुलाते हैं, जो कि इस कैंप का फ्रेशमैन तो है लेकिन फ्रेशमैन में टैलेंटेड बंदा। तो ये वही डीमन है जिसको रोन ने अपनी इस बॉडी के मेमोरीज में देखा था। वो रोन को मॉक करता हुआ बोला कि आखिर ये दरवाजा उसके सामने किसने लाकर खड़ा कर दिया है और इस निकम्मे को इस जगह पर किसने अलाउ किया। जिसके बाद डीमन इंस्ट्रक्टर अपने फ्रेशमैन से कहता है कि कोई पीछे आकर इस चीज को लाद देगा, क्योंकि तुम लोग बहुत दिनों से प्रैक्टिकल लेसन कह रहे थे, तो अब उसी की ही बारी है। तो प्रैक्टिकल लेसन में एक राक्षस से उन लोगों को फाइट करना था जो कि ऑब्वियसली उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डीमन इंस्ट्रक्टर अपने न्यू कमर से कहता है कि घबराओ मत, अब ये मत कहना कि तुम लोग बहुत ज्यादा डर रहे हो। हाँ, मुझे पता है, मैंने कुछ देर पहले ये समझाया कि तुम लोग सिंगल सील के डीमन हो तो तुम लोग बेकार हो, लेकिन ये मैंने नहीं कहा था कि बैटल के आउटकम में सिंगल सील वाला बंदा एक स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट को हरा नहीं सकता। साफ साफ डीमन इंस्ट्रक्टर यही कहना चाहता था कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सील मैटर नहीं करता, तुम्हारी टैक्टिक्स, एबिलिटीज और प्लान्स ज्यादा काम करते हैं, और वीकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट को भी हरा सकता है अगर वो अपनी अक्ल से काम ले। ये कहते हुए वो बुली डीमन जो था तो वो रोन को अगेन धक्का देकर कहता है कि तुम साइड हटो, तुम्हारे जैसे लोग इसकी दहाड़ को सुनकर ही मूत देंगे। इसके बाद डीमन इंस्ट्रक्टर इस डीमन के बारे में समझाता है कि ये डीमन एम्पायर ने अपने वक्त में बनाया था और ये इतना ज्यादा बेवकूफ है, मतलब कि इसका ये जो IQ लेवल है तो ये इतना लो है कि ये डीमन होने के बावजूद अपनी
अपने डीमंस लोगों पर भी हमला कर सकता है। इसकी बेवकूफी के कारण डीमन किंग ने सिर्फ 10 ही बनाए और उन 10 में से सिर्फ ये एक बचता है। एडिशनली डीमन इंस्ट्रक्टर कहता है कि मिलो हेल हाउंड से, जो कि इतना टफ है कि तुम जैसे फ्रेशमेंस के ये छिदड़े उड़ा देगा, वो भी बिना पसीना बहाए। और इस हेल हाउंड की सिर्फ एक ही वीकनेस है और उस वीकनेस का पता लगाना इन रूकीज का काम है और ये डीमन इंस्ट्रक्टर अपने न्यू कमर्स को सौंप देता है। इस टेस्ट को देखकर रोन वहां से जाने लगता है क्योंकि ये इतना ज्यादा बोरिंग था कि इसमें कुछ नया सीखने को उसे मिला ही नहीं, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। इन बेवकूफ डीमंस की ट्रेनिंग को देखकर रोन कहता है कि अगर यही बचना था तो उसे अफसोस है अपनी टीम और उसके वहां पर मरने का, और जो उसकी करंट स्ट्रेंथ पावर है तो अगर वो यहाँ पर कुछ एक्शन दिखाता है तो वो उसी को ही मुसीबत में डाल देगा। जिसके बाद अचानक से वो डीमन अपनी आंखें खोल लेता है और उन लोगों पर हल्ला बोल देता है, मगर जो उसके पास जंजीर थी तो वो डीमन इंस्ट्रक्टर उसे कंट्रोल में करके कहता है कि तुम्हारा मास्टर तुम्हारे साइड ही खड़ा है तो चुपचाप बैठ जाओ। डीमन इंस्ट्रक्टर बताता है कि हालांकि इस डीमन के पास 3 सील्स है मगर अपनी एबिलिटीज को यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सेकंड सील स्ट्रॉन्ग मैन के हाथों जो लगा हुआ है वो खुद की तारीफ कर रहा था, वो भी इनडायरेक्टली। एडिशनली वो डीमन इंस्ट्रक्टर ये भी कहता है कि चाहे तुम कितनी भी ग्रेट एबिलिटीज को पोजेस क्यों ना करते हो मगर तुम उसे कभी भी यूज नहीं कर पाओगे। तो वो बड़ा 3 सील का डीमन जो था तो वो मुस्कुराता है और अपने सेकंड सील डीमन इंस्ट्रक्टर से बोलते हुए कहा, लिटिल ब्रदर मुझे पता है कि तुम यही सोच रहे होगे कि अगर इस बंदे की थ्रोट यानी कि गर्दन को मैं पकड़ लेता हूँ वो भी एक पट्टे से तो तुम मुझे कंट्रोल में ला सकते हो, मगर ऐसी बात नहीं है। तुम ये जो न्यू जनरेशन के डीमन हो तो ये इतने ज्यादा पैथेटिक और सिंपल माइंडेड हो कि तुम लोगों से बात करने का भी मेरा मन नहीं करता। तो उस बड़े डीमन को बात करता हुआ देखकर इंस्ट्रक्टर की तो फट के हाथ में आ जाती है। दरअसल ये डीमन जो था तो ये बारबेरिक रॉयल कोर्ट का एक स्पाई की तरह काम कर रहा था। तो ये बारबेरिक मैंने आप लोगों को बताया था कि उस बड़ी बैटल में एक डीमन किंग था जिसका नाम था बारबेरिक, जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था तो ये उसी के अंडर एक स्पाई की तरह काम करने के लिए यहाँ पर आया था और एक वीक के लिए वो एक लल्लू की तरह एक्ट कर रहा था ताकि जो ये न्यू रिक्रूटमेंट्स हैं तो इनको मारकर वो बारबेरिक रॉयल के कोर्ट के बंदों के लिए जगह बनाए और उस पट्टे को सिर्फ टच करके उसे तोड़ के वो सामने डीमन इंस्ट्रक्टर को बीच से फाड़ देता है और बाकी के डीमंस पर जैसे वो हल्ला बोल देता है तो बिना अटैक के वो उनको कचूमर बना देता है। जो डीमन बुली था तो वो इस मोमेंट में खुद को यहाँ से निकालना चाहता था क्योंकि उसका ट्रम्प कार्ड यहाँ पर वो वेस्ट नहीं करना चाहता और भागते भागते वो रोन के साथ टकराता है और गिर जाता है। गुस्से में बुली डीमन रोन से कहता है कि मेरे सामने से दफा हो जाओ, अगर तुम्हें मरना है तुम जाके मर जाओ। तो वो हेल हाउंड आखिरी के दोनों की ओर देखकर जब एक यानी कि ये बुली डीमन जब भाग रहा था तो उसकी ओर पीछा करने लगता है और पीछा करते करते रोन उसके सामने आता है। जब वो उस पर अटैक करने वाला था तो रोन उसकी ओर गुस्से की नजरों से देखकर वो उस हेल हाउंड की हवा को टाइट कर देता है। हेल हाउंड बहुत ही ज्यादा डर गया और वो कहता है कि ये वीक डीमन वो उससे डर क्यों नहीं रहा। वो एस्यूम करने लगा कि इस न्यू जनरेशन डीमन वाले को ये तो पता नहीं कि मेरी ट्रू वीकनेस क्या है, क्योंकि असली हेल हाउंड की वीकनेस सिर्फ उसके पास्ट के कीन्स को ही पता है और इस न्यू जनरेशन डीमंस को कभी भी उसकी ट्रू वीकनेस के बारे में पता नहीं लगेगा। तो आखिर क्यों ये वीक डीमन उसके सामने ऐसे क्यों खड़ा है जैसे कि इसे पता हो कि उसकी ट्रू वीकनेस क्या है, इसलिए ये नहीं डर रहा। रोन की ऑरा इतनी ज्यादा इंटिमिडेटिंग थी कि हेल हाउंड को अपनी एक्शन पर अब क्वेश्चन होने लगा। हेल हाउंड सोच में पड़ जाता है कि अब वो करे क्या, लेकिन आखिर में खुद को तसल्ली देता हुआ कि नहीं इनको क्या ही पता होगा, तो वो रोन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन रोन जो कि उसको बहुत ही डेडली आंखों से देख रहा था और एक्सप्रेशन से, तो वो इस हेल हाउंड से कहता है एक कदम भी आगे बढ़े तो तुमको मैं मार डालूंगा, तो एक्शन लेने से पहले सोच समझकर स्टेप लेना। तो रोन की धमकी को सुनने के बाद जो हेल हाउंड था तो वो हंसने लगा और हंसते हंसते वो रोन से कहता है कि जैसे तुम्हारे एक्सप्रेशन है तो तुम चाहते हो कि मैं सीरियस हो जाऊं, तो अगर तुम मुझे इतना ही उकसा रहे हो वो भी मेरी ट्रू पावर को रिवील करने के लिए, तो चलो ठीक है वैसे ही करते हैं। और मेरी ट्रू पावर को देखने के बाद मैं ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता कि तुम्हारी हवा टाइट हो चुकी है। तो हेल हाउंड अपनी ट्रू पावर को एक्टिवेट करने के बाद पता चला हमें कि उसके तो पंख भी है जिसकी मदद से वो उड़ भी सकता है
है और इतना बड़ा शरीर, एक तो वो बोल सकता है, वो उड़ सकता है और उसके साथ स्ट्रेंथ भी है, तो बहुत ही खतरनाक और डेडली कॉम्बिनेशन है। मगर इतनी डेडली कॉम्बिनेशन के साथ भी जो बुली डीमन था तो वो तो डर के मारे रेंगता हुआ पीछे चला जा रहा था और रोन जो कि एकदम स्टैचू की तरह उसके सामने एक मर्द की तरह खड़ा था। जब वो हेलहाउंड ऊपर आसमान की ओर उड़ जाता है, वो भी रोन को इस तरह अभी भी स्टिल होता हुआ देखकर वो भी स्लाइटेस्ट ना डरा हुआ, तो हेलहाउंड जाने से पहले खुद को तसल्ली देता हुआ कहने लगा कि ये फट्टू होगा, लेकिन बस खुद को ताकतवर दिखाने के लिए एक्ट कर रहा है। लेकिन उसकी ये गलतफहमी भी उसको मरवा सकती है, क्योंकि अगर वाकई में ये एक मास्टर निकला तो वो इजीली मारा जाएगा और वो एक लाफिंग स्टॉक बन जाएगा बाकी डीमंस के सामने, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है और जो रिवॉर्ड है तो वो बहुत कम है। तो सिर्फ एक इडियट ही इस तरह हाई रिस्क लेगा, वो भी एक छोटे से रिवॉर्ड पाने के लिए। इस वजह से वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। हेलहाउंड को वहाँ से निकलता हुआ देखकर जो बुली डीमन था तो वो कहता है कि वो यहाँ से भाग गया, ये क्यों? और अपना हाथ बढ़ाता हुआ रोन इस बुली डीमन को बहुत शॉक कर देता है, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये मेरी मदद क्यों कर रहा है। अपना मुंह मोड़कर अपने मनी मन वो कहता है कि तुम जैसा वीकलिंग मेरे को किस नीयत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए इंसिस्ट कर रहा है, क्योंकि हम दोनों इतने ज्यादा क्लोज भी नहीं कि तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं ये साबित कर दूं कि तुम्हारी मुझे जरूरत है। उसे खुद पर घमंड था, क्योंकि वो सेकंड सील का जीनियस है, इसलिए वो रोन का हाथ भी नहीं पकड़ना चाहता, क्योंकि वो फर्स्ट सील का है। मगर फिर भी उसका हाथ देखकर जब वो अपना हाथ बढ़ाता है तो वो हाथ तो नहीं पकड़ता, लेकिन उसके कपड़े फाड़ देता है, जिससे अपने हाथ पहुंचने लगता है। सेकंड सील के इस बुली डीमन को सभी लोगों के सामने वो बहुत शर्मिंदा करके चला जाता है। ये सेकंड सील का डीमन हमारे रोन को अब गालियां देने लगता है और उसको एक किसान बुलाता है, जिसका और कुछ काम नहीं, बस वो उतना ही कर सकता है। मगर अब रोन को देखकर सभी लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज हो चुके थे। सभी लोग यही सोच रहे थे कि आखिर वो हेलहाउंड इसको देखकर रोका क्यों और वो यहाँ से भाग क्यों गया। आखिर रोन ने ऐसा क्या कर दिया जिसने हेलहाउंड को यहाँ से भाग निकलने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद एक तगड़ा डीमन आता है और वो रोन से पूछता है कि आखिर उसने कौन सी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जिससे वो हेलहाउंड को ये एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। ये डीमन रोन से उगलवाना चाहता है, वो भी वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि उसको पता है और अपर क्लासमैन को नहीं पता। तो झूठ बोलता हुआ रोन उन सबको एक ह्यूमन कोडेक्स के बारे में बताता है, जिसमें हेलहाउंड की वीकनेस के बारे में लिखा गया था, जिसमें अगर एक बंदा हेलहाउंड के सामने खुद को पाता है तो वो बस सिर्फ सिंपल सीधा खड़ा रहे, तो वो हेलहाउंड उस बंदे को देख नहीं पाएगा और जो भागेंगे तो वो उसका शिकार बनेंगे। तो इन्फॉर्मेशन रोन के मुंह से सुनने के बाद वो डीमन अब क्रेडिट लेने के लिए उस हेलहाउंड को खुद ही ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और उनको रोन की बातों पर यकीन क्यों आ गया? क्योंकि जब उसने ह्यूमन का नाम सुना तो डीमंस पर इन्फॉर्मेशन सिर्फ रोन ने ही लिखी थी, जिसको निकनेम से भी जाना जाता था, स्लॉटरिंग डीमन मेनियक। तो उसके लिखे हुए अल्फाज कभी भी झूठ नहीं होंगे। इस वजह से इन तीनों डीमंस को रोन की बातों पर विश्वास था। अब झूठ तो रोन ने बोल दिया है, लेकिन अगर उसकी आईसाइट के बारे में बात की जाए यानी कि हेलहाउंड की, तो वो एकदम टॉप नॉच और हाई क्लास की है। ये लोग जो कि क्रेडिट लेने के लिए जा रहे हैं तो ये वापस नहीं आ पाएंगे। ये लोग जाएंगे और खड़े होंगे तो एक एक करके वो हेलहाउंड इनको मार डालेगा। जिससे और खुशी की बात रोन के लिए हो क्या सकती है कि एक डीमन पैथेटिक सी मौत मर गया है। और ये कहता हुआ वो उस ट्रेनिंग कैंप से जाने लगता है। मगर जो डीमन बुली था, जो कि अब तक जमीन पर फट्टुओं की तरह बैठा हुआ था, तो वो पीछे से रोन से कहता है कि कुछ किताबें तुमने क्या पढ़ ली कि तुम्हारी एरोगेंस आसमान को छू रही है। कुछ किताबें पढ़ने के बाद अब खुद को इतना ज्यादा 30 मार खान मत समझो, क्योंकि बात किताबों पर भी है लेकिन स्ट्रेंथ पर भी, जो कि तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। और तुम्हें जल्द ही अपनी गलतियों का एहसास होगा कि तुमने मुझे सीरियसली क्यों नहीं लिया। कि उसी बीच उस डीमन बुली के लोग आ जाते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि क्या वो ठीक है। तो वो डीमन बुली खुद को तसल्ली देता हुआ अपने लोगों से झूठ बोलता है। हालांकि उन लोगों को पता है कि इसको बहुत ज्यादा डर लगा था, लेकिन है ये उनसे स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए वो लोग इसे बॉस समझते हैं और कुछ भी नहीं कहते। तो वो अपने लोगों को उठाने के लिए कहता है कि मुझे उठाओ, मैं बस थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहा था। अब ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं डर के मारे जमीन पर ही बैठ गया। तुम्हें पता है ना कि मैं एक सेकंड सील का डीमन हूँ। इसके बाद डीमन बुली तो अपने लोगों से रोन को मरवाना चाहता है और वो मरवाने के लिए इन लोगों से कहता है कि तुम वैसे भी अपनी यूनिक एबिलिटीज को बूस्ट करना चाहते थे ना, मगर तुम्हें मौका नहीं दिया जा रहा था और आज मैं तुम लोगों को मौका दे रहा हूँ। वो जो बंदा तुम लोगों को देखा है ना, तो उसके पास जाओ और उसको
बड़ी ही ह्यूमिलिएशन मौत दो, मेरा भी काम बन जाएगा और तुम लोगों की भी यूनिक एबिलिटी इवॉल्व कर जाएगी। उसकी मौत तुम्हें सेटिस्फाई कर देगी और मुझे तो करेगी ही करेगी। और वही 5 डीमंस रॉन का पीछा करते करते एक टाउन में आ जाते हैं। यहाँ से वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्होंने रॉन का पीछा बहुत कर लिया, अब एक्शन लेने की बारी है। ये जो टाउन था इसमें ये धुंध एक डीमन फैला रहा था और वो डीमन इन्हीं 5 डीमंस में से था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई देखे कि हम इस बंदे को यहाँ पर मार के चले गए, क्योंकि अब एक्शन लेने की बारी है और वो किसी किस्म की भी इंटरफेरेंस नहीं चाहते। और रॉन को मजीद डराने के लिए वो इस तरह फॉग को फैला रहा है ताकि उसको कुछ भी पता ना चले और वो बस आराम की मौत मर जाए। मगर फॉग इतनी इंटेंस थी कि वो लोग भी उसकी ट्रैक को खो रहे थे, इसलिए वो कहते हैं कि जल्दी करो, वो हमारी नजरों से दूर जा रहा है। अब ये 5 डीमंस रॉन का पीछा कर रहे थे, लेकिन रॉन तो इन लोगों के ठीक पीछे है। रॉन इन लोगों के साथ लुका छुपी खेल रहा था और ये लोग भी रॉन का जो पीछा कर रहे थे, तो इन लोगों को भी पता है कि वो कौन सी ब्रीड का है, मतलब की रेस का है। बस कुछ भी हो जाए लेकिन रॉन को कभी भी उसको काटने नहीं देना। मगर इन लोगों को ये भी एडवांटेज लगती है कि वो एक फर्स्ट सील का डीमन है, तो इसलिए उसका जो सरपेंट का वेनम है तो वो इतना खतरनाक नहीं होगा जो कि इसी सरपेंट रेस के हायर अप्स हैं। अच्छा, तो अब रॉन यहाँ पर इन लोगों के साथ लुका छिपी इसलिए भी खेल रहा था क्योंकि इन लोगों के लेवल्स की ओर देखकर वो समझ गया कि इन लोगों की एबिलिटीज इवॉल्व हैं, वो भी कंपेयर टू बाकी डीमंस। इसलिए बेवकूफी का काम तो वो नहीं करेगा और वो एक एक करके इन लोगों को हैंडल करेगा, क्योंकि अगर वो सिग्मा की तरह इन लोगों पर एक साथ ही हमला करेगा तो वक्त दूर नहीं है कि इन पैथेटिक डीमंस के हाथों रॉन मारा जाएगा। अब यहाँ से ये डीमन अलग अलग होने का सोचते हैं, क्योंकि अगर इस तरह वो करेंगे तो वो रॉन को बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। मगर उन लोगों ने नोटिस किया कि एक तो गायब है जो कि स्मोक डीमन है। स्मोक डीमन को वो जैसे ही आवाज लगाते हैं तो स्मोक डीमन तो दर्द के मारे चिल्ला रहा था और इन लोगों के पास ही आ रहा था, क्योंकि स्मोक डीमन कहता है कि उस निकम्मे स्नेक ने मुझे बाइट करा और उस वजह से मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, इतना ज्यादा कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा। वो उनकी ओर जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा था तो एकदम से एक बॉम्ब की तरफ वो फट जाता है, जिससे पॉइजन गैस फैल जाती है और उन लोगों के आंखों में चली जाती है, जिससे वो लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जलन हो रही थी और ये एक पॉइजनस स्मोक है। उसी पॉइजनस स्मोक में हमारा रॉन उन लोगों के करीब आ जाता है। इन डीमंस ने जो ये अपनी आंखें बंद की हुई हैं, तो इनको खोलने में बहुत वक्त लग सकता है क्योंकि अभी भी पॉइजनस स्मोक उनकी आंखों के चारों ओर है। तो इसी वक्त का फायदा उठा के रॉन सोचता है कि जो उसकी अपनी स्पेशल एबिलिटीज हैं तो उसको भी यूज करने का ये सही मौका है, जिसमें पहली उसकी एबिलिटी है थर्मल विजन। और इसके बारे में मुझे आप लोगों को ज्यादा बताने की कोई भी जरूरत नहीं। इस थर्मल आई को इस्तेमाल करने पर वो अंधेरे में भी बहुत साफ साफ देख सकता है। और दूसरी जो उसकी ब्लड लाइन की एबिलिटी थी तो वो सांपों से हमला करना था, तो वो अपने सांपों की मदद से बाकी डीमंस पर भी हमला कर देता है, जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। अब पॉइजनस स्मोक की वजह से ये लोग अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे, लेकिन इन लोगों को अपने भाइयों की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि दर्द में चिल्ला रहे थे। वो कहते हैं कि अगर ये फॉग उनकी आईज को इरिटेट ना करता तो वो देख सकते थे और इस बंदे का कचूमर बना देते। अपनी इस बॉडी की पावर को एक एक करके देखने के बाद रॉन ये कहता है कि जो उसकी स्ट्रेटेजिक एबिलिटीज है वो भी अपने पास्ट लाइफ की, तो अगर वो इस स्ट्रेटेजिक एबिलिटीज को कंपेयर करता है उसके साथ तो ये सरपेंट एबिलिटी उसको ज्यादा एडवांटेज देती है। तो रॉन अपनी इस बॉडी को इतना बुरा भी नहीं समझता, दोनों फंक्शंस सेम टू सेम करते हैं और एक में ज्यादा एडवांटेज है। फिर उन्हीं में से एक डीमन जिसने अपने हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी बनाई हुई थी तो वो स्विंग करता है, जिससे पूरा का पूरा स्मोक हटने लगता है और अब उसको रॉन नजर आने लगता है, जिसे देख वो बाकी के जो दो थे वो उस पर हंसने लगे, क्योंकि वो रॉन से कहते हैं कि अगर अपनी फॉग की मदद से वो 3 डीमंस को हरा पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद को एक हॉट शॉट समझे। ये एक्स डीमन रॉन से कहता है कि अपने फॉग के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो और ये तुम बात समझ सकते हो। तो इस एक्स डीमन को पहले वाला डीमन सेकंड ब्रदर बुलाता है। तो फर्स्ट ब्रदर कहता है कि सेकंड ब्रदर को तुमने गुस्सा दिलाया तो अब तुम्हारी शामत आई है। सेकंड ब्रदर अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके अब 2 हाथों में एक्स बना लेता है, जिसको वो यहाँ वहाँ स्विंग करता है अपनी मार्शल आर्ट को दिखाने में, ताकि वो थोड़ी बहुत शोखियां मार सके। फर्स्ट ब्रदर सेकंड ब्रदर को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ कि उनकी मार्शल आर्ट्स तो पहले से और भी ज्यादा बेटर हो गई हैं, कि जो रॉन था तो वो उसकी एबिलिटीज और मार्शल आर्ट्स को देखकर बस उसे
उसे देखता ही जा रहा था जैसे कि इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। और बिल्कुल वैसे ही होता है जब सेकंड ब्रदर उस पर हमला करता है तो रोन जोर का पंच देकर सेकंड ब्रदर के छाती के आर पार कर देता है, जिससे फर्स्ट ब्रदर जो था उसका मुंह खोला का खोला रह जाता है। एकदम से वो अपने घुटने टेक कर कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारना। तो रोन फर्स्ट ब्रदर से पूछने लगा कि मुझे एक रीजन दो कि मैं तुम्हें क्यों ना मारूं। तो फर्स्ट ब्रदर रोन से कहता है कि ये सब कुछ उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि उस जीनियस ने जिसके ब्लॉन्ड हेयर है तो उसका ऑर्डर था और वो सेकंड सील पर है, इसलिए वो उसके ऑर्डर को डिनाई नहीं कर पाया। तो रोन कहता है कि तुम्हारी ये रीजन सफिशिएंट नहीं है, मतलब कि वो सेटिस्फाई नहीं हुआ उसकी रीजंस को सुनकर। तो फर्स्ट ब्रदर कहता है कि चलो चलो ठीक है, मैं तुम्हें उसकी सीक्रेट केव में लेकर जाता हूँ जहाँ पर तुम्हें कुछ प्रेशियस ट्रेजर मिलेंगे, क्या ये मंजूर है? तो ट्रेजर का सुनकर रोन को अब इस अपनी रेस के बारे में एक बात भी याद आती है जो कि उसने खुद लिखी थी कि इस टाइप के डीमंस इवॉल्व करने के लिए कुछ ट्रेजर्स ऑफर करते हैं और फिर मेटामॉर्फोसिस स्टेज से गुजरते हैं और आखिर में इवॉल्व कर लेते हैं। तो ये रीजन उसे ढंग का लगा, इसलिए वो ठान लेता है कि चलो उस केव में चल, क्योंकि हो सकता है कि उसे कुछ ऐसा देखे जाए जो कि उसके काम आ सकता है। रोन फर्स्ट ब्रदर के साथ चल रहा था और फर्स्ट ब्रदर रोन से डरते हुए उसे रास्ता दिखा रहा था कि मेरे पीछे पीछे आना। तो चलते चलते उनके सामने एक झरना आता है। फर्स्ट ब्रदर कहता है कि इस झरने के पीछे उसका खजाना है, बस स्ट्रेटली उसे जाना है। तो रोन उसकी बात को सुनकर गुस्से से उसके गले पर हाथ रख देता है और उस झरने में उसे धक्का दे देता है, जिससे कुछ तीर उसकी बॉडी में धंसने लगते हैं, यानी कि उस डीमन की बॉडी में, और फर्स्ट ब्रदर वहां पर मारा जाता है। और केव के जो ट्रैप्स थे तो वो पूरी तरह से यूज हो चुके थे। जिसके बाद हम एक बोन क्रशर नामी चीफ से मिलते हैं जो कि इस माउंटेन रीजन की चीफ है। उसको एक बंदा आकर ट्रेनिंग कैंप पर जो भी हुआ सब कुछ सिनेरियो के बारे में बताता है और साथ में ये भी कहता है कि उस हेल हाउंड को भगाने वाला और कोई नहीं बल्कि सरपेंट रेस से था। तो सरपेंट सर्फ का सुनकर बोन क्रशर हंसने लगी और कहती है कि ये तो इंटरेस्टिंग बात निकली। अब केव पर जब दोबारा सीन आता है तो रोन एक चेस्ट को पाता है, जिसे देखकर जितनी भी उसकी उम्मीदें थी तो उस पर पानी फेर जाता है, क्योंकि इतने बड़े केव में सिर्फ एक ही चेस्ट उसे मिली। जब वो उसे खोलता है तो उसे एक थैली मिलती है और थैली को जैसे वो एक्वायर्ड करता है तो वो जीनियस डीमन आ जाता है और गुस्से से वो पाउच लेकर अब रोन पर हमला करता है और कहता है कि मेरी चीज को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मगर उसकी किक को डॉज करके उसके पैर पर ही एक नी किक देकर वो उसके पैर को तोड़ देता है, जिससे वो जीनियस डीमन को बहुत दर्द होने लगता है। दर्द सहने के बाद जीनियस डीमन को समझ में आ गया कि ये बंदा पहले जैसे नहीं रहा, इस बंदे की ऑरा कम्प्लीटली तरीके से चेंज हो चुकी है, इसलिए तो वो पांचों भी इस अकेले बंदे को रोक नहीं पाए। इस जीनियस डीमन को ये बात तो समझ में आ गई कि इस केव में वो उससे इसलिए फाइट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी लेग इंजरी कुछ मिनट्स लेंगी, वो भी उसे हील करने में। तो इसलिए वो यहाँ से भागता हुआ अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए वो वहाँ से उड़ने लगता है। ये इसकी एबिलिटी थी जिसका नाम है फेदर आर्मर। और ये जीनियस डीमन जिस क्लैन से था तो ये बर्ड डीमन क्लैन से है, जिसको रोन जानता है। और वो बोला हमेशा की तरह यही बर्ड डीमन ही होंगे। तो इस बर्ड डीमन को देखकर रोन को बर्ड डीमन क्लैन की एक बंदे के बारे में भी याद आती है जो कि एक लड़की थी, जिसके याद आने के बाद रोन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो जोर से छलांग लगाकर उस बंदे के पास पहुंचकर कहता है, वो भी बड़े गुस्से से, कि तुम बर्ड डीमंस कभी भी टांग अड़ाना छोड़ोगे नहीं। तुम लोगों का सिर्फ एक ही अंत है और वो है जान से मार डालना। और क्या वीडियो के बीच में इसलिए तुम लोगों को रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत पार्ट देख लेना चाहिए बिफोर यू आर बाइंग द मेंबरशिप। सो काफी बढ़िया बनाई गई है, तो मैं वीडियो के आखिरी 10 मिनट से पहले उसका पार्ट डाल रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इस कम्युनिटी में इस तरह किसी ने कुछ किया होगा, क्योंकि फीमेल वॉइस निकालने वाली कोई है नहीं और ना ही कोई करेगा। मगर बाई चांस यहाँ दूसरे कंट्री में आने के बाद मुझे इस वॉइस आर्टिस्ट के बारे में पता चला, बस थोड़ा सा महंगा है तो इसलिए मैंने मेंबरशिप को $3 कर दिया है। और अगर तुम लोग मेंबरशिप बाय करते हो तो भाई जो मानवा भी तुम्हें चाहिए तो वो मेंबरशिप पर तुम लोगों को मिल जाएगी। चलो थोड़ा सा पार्ट शेयर कर रहा हूँ तो देख कर बताना। मिनवू जो के रो रहा था तो हारी उससे कहती है, It's okay, Minwoo. Don't cry. I brought you food. Come eat. तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी।
That's okay. क्या तुम नहीं खा रही क्या? No, I'm okay. I'm full. हमेशा से इतनी ही सुंदर दिखती थी। नो 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 नो, कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। और इसके बाद हारी कपड़े उतारती है और वो मिन्नू से कहती है, Can you give me something to wear? I'll wipe the water off the floor. सोया। ये कहने के बाद रोन उस बर्ड डीमन को उसकी गर्दन से पकड़कर नीचे झरने में गिराने की कोशिश करता है। और ये करते करते जब वो उसे अपने साथ नीचे लेकर जा रहा था तो रोन उसके चेहरे पर जोर जोर से घूंसे भी मार रहा था, जो कि इतने ज्यादा ब्रूटल थे कि उसकी आंख को भी लगभग फोड़ दिया था उसने। और दर्द इतना ज्यादा इंटेंस था कि बर्ड डीमन से बिल्कुल भी सहा नहीं गया और वो रोटेट करके वो भी हवा में रोन की पेट पर एक लात देता है, जिससे वो खुद को रोन के शिकंजे से छुड़ा लेता है। मगर उस किक को खाने के बाद भी रोन खुद को रोककर सही सलामत हमें दिखता है। तो अब ये जो बर्ड डीमन था तो ये बड़े ही एरोगेंस में रोन को उसकी औकात याद दिलाता है। और ये इतना एरोगेंट इसलिए भी था क्योंकि अब ये हवा में है और इसके साथ एक एडवांटेज है, जिस वजह से तो ये रोन से कहता है कि अब तो तुम्हारी शामत आई है। क्योंकि रोन इस फाइट को इजीली अवॉइड भी कर सकता था, लेकिन उसमें चुल मची हुई थी। अब बर्ड डीमन इस फाइट को खत्म करेगा क्योंकि रोन ने इस फाइट को शुरू की थी। और वो उससे ये भी कहता है कि अगर वो रोन को यहाँ पर मार भी डालता है तो उसको पूछने वाला कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना पैथेटिक जो है। और जिस पानी पर रोन खड़ा था तो उससे सेंटिपीड मॉन्स्टर निकलने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा भी थे, जो कि एक एक करके हर एक पार्ट पर रोन की बाइट करते हैं। और इस नजारे को ऊपर से ये बर्ड डीमन देखकर कहने लगा कि जिस दलदल में तुम फंस चुके हो तो इससे निकलना नामुमकिन है, क्योंकि ये सेंटिपीड मॉन्स्टर जो कि गोश्त के भूखे हैं और खून के प्यासे हैं, तो ये तुम्हें एक एक बाइट करके खा जाएंगे। और मैं ये अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि ये तुम्हारा खून चूस चूस के तुम्हें खाली कर दे और तुम्हारा गोश्त खा खा के बस तुम्हारी हड्डियां ही छोड़ दे, तभी मैं चैन की सांस ले पाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। और तो ये बर्ड डीमन रोन से ये भी कहता है कि यहाँ से निकलने का सोचना भी मत, क्योंकि ये लेक इतना ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर काउंटलेस इस तरह के सेंटिपीड मॉन्स्टर रहते हैं कि जब तुम यहाँ से निकलने की कोशिश भी करोगे तो तब तक तुम मौत के घाट उतर भी चुके होगे। यहाँ तक कि वो अपनी एग्जाम्पल भी देता है कि अगर वो रोन की जगह गिर जाता तो उसका भी निकलना मुश्किल होता, वो हालांकि सेकंड सील का जो डीमन है। मगर उसको पता नहीं कि ये जो रूथलेस मॉन्स्टर्स हैं तो इनसे भी बढ़कर रूथलेस रोन है। रोन जो सेंटिपीड उसे काट रहा था तो उसको ही काट कर खुद से दूर करता है और बाकी के जितने भी उसे काट रहे थे तो उनको भी खुद से दूर करता है, चाहे उसमें रोन का फ्लैश भी उसके शरीर से अलग क्यों ना हो रहा हो। ये देखकर बर्ड डीमन जो था रोन को देखकर कहने लगा कि मानना पड़ेगा ये बंदा बैडएस तो दिख रहा है। मगर बाद में ये रियलाइज करने के बाद कि इसकी ये बैडएसनेस ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली, तो वो रोन को याद दिलाता है कि बैडएस तो तुम दिख रहे हो लेकिन तुम इतने ताकतवर नहीं कि इनके शिकंजे से खुद को छुड़ा पाओ। क्योंकि चाहे जितनी भी रोन में हिम्मत क्यों ना हो और वो कितनी ही हिम्मत क्यों ना दिखा रहा हो, लेकिन वो जितना भी चाहे इनको मारता चला जाए, लेकिन इन मॉन्स्टर्स का खत्म होने का वो कभी एंड नहीं देख पाएगा। जिसके बाद रोन अपनी सरपेंट एबिलिटी को इस्तेमाल करके उन मॉन्स्टर्स को एक एक करके अपने स्नेक्स की मदद से मारता गया। रोन सांपों को बिल्कुल एक एरो की तरह इस्तेमाल करता है जो कि हर एक चीज के आर पार हो सकते हैं। मगर जो स्पीड रोन दिखा रहा था तो उसको ये बर्ड डीमन देखकर रोन पर अब हंसने लगा कि चाहे अगर वो 1000 बार भी इसी तरह ही हमला करे, लेकिन उसकी जो किलिंग स्पीड है तो वो इतनी स्लो है कि अगेन वो इनके शिकंजे से बच नहीं पाएगा। मगर रोन उस बर्ड डीमन की बातों को ना सुनता हुआ अपना अटैक करता चला जाता है। मगर जैसा बर्ड डीमन ने बताया कि ये खत्म होने का नाम नहीं लेंगे तो वो खत्म नहीं हो रहे थे। और बार बार रोन को ये रिमाइंड करता हुआ कि वो देखना चाहता है कि वो कितना हिम्मत दिखाता है और वो आखिर कितना टिकता है, तो वो यही देख देख के उसके मरने का इंतजार करेगा जब तक उसके शरीर में सिर्फ ढांचे ही ना बचे हों। और उसके बाद बहुत सारे ये जो सेंटिपीड मॉन्स्टर थे तो वो एक साथ हमला कर देते हैं, तो रोन को वो एक पायल बनाकर अपने नीचे धंसा देते हैं और सभी लोग उसी के ऊपर ही लुढ़कने लगते हैं। मगर उस सेंटिपीड मॉन्स्टर्स के पायल के बीच में से ही रोन निकल आता है और सभी सेंटिपीड मॉन्स्टर को मारते हुए निकल कर आता है। और किसी तरह से रोन का वार जो था तो वो बर्ड डीमन को टच भी कर जाता है, जिसे देख बर्ड डीमन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि आखिर रोन इतना कम वक्त में कैसे बदल गया। और एडिशनली वो ये भी नोटिस कर पा रहा है कि रोन धीरे धीरे करके फास्ट भी होता चला जाता है, यानी कि जैसे मिनट गुजरता है तो उसकी स्पीड तेज होने लगती है। और सभी सेंटिपीड की लाशों को बिछाने के बाद हमें पता चलता है कि रोन
अब सेकंड सील का डीमन बन चुका है। रोन कहता है कि ये उसका प्लान था, एक एक करके उससे मारना बहुत भारी पड़ रहा था, तो बस खुद को इनके अंडर धंसाने के बाद एक ही झटके में सभी को हराने के बाद वो पावर उसकी बॉडी को इवॉल्व करने में मदद कर गई और इसी तरह से वो सील 2 का डीमन बन गया। हालांकि हर एक सेंटीपीड बहुत वीक था और लेवल अप करने में मदद नहीं कर रहा था। ये सील 2 डीमन इतना कुछ खास नहीं, लेकिन अभी के लिए इस मुर्गे के साथ फाइट करने में मदद कर सकती है। ये मुर्गा मैं नहीं बोल रहा बल्कि रोन कह रहा है, ठीक है ना। और अब सील 2 का डीमन बनने के बाद रोन उससे बड़ी ही बैडएस तरीके से कहता है, दोबारा अगर तुमने फाइट के बीच में पलके भी झपकाई तो कसम खाता हूँ तुम्हारी चमड़ी को उधेड़ कर तुम्हारी खोपड़ी बाहर निकाल दूंगा। जैसे बर्ड डीमन को इतना ज्यादा डर लगने लगा कि वो उड़ता हुआ अपने तीर कमान को भी बाहर निकालकर रोन से कहता है कि क्रेजी बास्टर्ड, तुम किस मिट्टी के बने हो, तुम इतनी जल्दी मरने का नाम क्यों नहीं ले रहे, बस मर जाओ ना आराम से। और उसके बाद खत्म करने के मिलीसेकंड बाद वो रोन को अपने सामने पाता है और वो भी बहुत करीब। उसकी स्पीड को देखकर बर्ड डीमन कहता है कि इतना तेज ये कब से हो गया। मगर इस डीमन बर्ड की भी अपनी प्राइड है, तो वो कहता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। वो एरो को खींचता है और उसमें अपनी एबिलिटी को कन्वर्ट करके डेडली थंडर एरो की टेक्निक को रोन के खिलाफ यूज करता है। ये डीमन एरो जो था तो वो बर्ड डीमन के हाथों कैसे लगा, तो ये वो खुद अपने मनी मन हमें समझाता है कि उसको और उसकी बहन को ये समंदर के किनारे मिली थी। शायद किस्मत चाहती थी कि इस एरो को वो रोन के खिलाफ इस्तेमाल करे और वो ये एरो रोन पर फेंक देता है और ये थंडर एरो रोन को सीधा जाकर लगता भी है, जिसके बाद रोन की बॉडी से वो सम खुद ब खुद निकलते हैं और वो उस एरो को लपेट में ले रहे थे, जिसका रोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो खुद कंफ्यूज था कि ये क्या हो रहा है। और अपने ही सांपों ने उसे लपेट कर दोबारा से उस लेक में गिराने पर मजबूर किया और धीरे धीरे करके वो उस लेक में डूबता गया। जो कि ये बर्ड डीमन देख कर कहता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या उस डेडली एरो ने इसको इतनी जल्दी मार भी डाला। तो उसी बीच पीछे से इस बर्ड डीमन की सिस्टर भी आ जाती है, जो कि पूछती है कि क्या वो ठीक है। उसकी जो बहन थी वो बहुत ज्यादा चिंतित थी अपने भाई को लेकर, क्योंकि उसके जो पंख थे तो वो यहाँ वहाँ फैले हुए थे और उनको ही फॉलो करके वो यहाँ पर आई है, क्योंकि वो अकेला ही यहाँ पर आ गया था, जिस वजह से उसे टेंशन हो रही थी कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए। तो भाई रिस्पॉन्स में कहता है कि बस वो एक चोर को सबक सिखाने के लिए आया था, जो कि उसकी चीजें चुरा रहा था, जो कि साथ में मिलकर उन दोनों ने बीच पर ढूंढी थी। उस तेली को वो अपनी सिस्टर के हवाले कर देता है और कहने लगा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसको मैं जान लगाकर भी प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि इससे तुम अपनी आंखों को ट्रीट कर सकते हो। और अगर बात की जाए रोन की, तो वो लेक के जो अंदर डूबता जा रहा था, तो वो कहता है कि अगर उसे याद हो तो डीमन किंग जायस के जो एरो थे तो उनमें थंडर की पावर तो थी और ये इसके हाथ लग गया, लेकिन उसे ये कभी पता नहीं था कि ये बॉडी को म्यूटेट भी करता है। उसकी बॉडी उसके ऑर्डर के बगैर ही म्यूटेशन कर रही थी और यही चीज रोन को बहुत ज्यादा कंफ्यूज और घबराने पर मजबूर भी कर रही थी। जिसके बाद एक जोर सी रोशनी चमकती है और फिर जो नजारा उसे दिखता है तो रोन उससे समझ जाता है कि जो ये बॉडी थी, तो जो ऑफरिंग उसे चाहिए थी, तो वो इस एरो को यूज कर रहे हैं और इसलिए खुद ब खुद म्यूटेशन स्टेट में चली गई है, क्योंकि ऑफरिंग बॉडी के साथ ही अटैच है। अपनी बॉडी के जो सरपेंट उसके थे वो इतने ज्यादा लालची होंगे, ये कभी भी रोन ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और म्यूटेशन की मदद से उसकी कुछ एबिलिटीज अवेकन हो जाती हैं। इसके बाद एक जोर का धमाका होता है और आई थिंक म्यूटेशन कंप्लीट हो जाती है और वो पानी से बाहर भी निकल आता है। जबकि अगली ओर जो बहन और भाई थे, तो बहन अपने भाई का खून पोंछ रही थी और जो ये जीनियस डीमन था तो लेक के दूर बैठा हुआ था और उसको बबल्स दिखाई नहीं दे रहे थे। मतलब कि रोन तो या मर चुका है या तो फिर वो लेक में इतना ज्यादा डूब चुका है कि उसके बबल्स दिखाई नहीं दे रहे। बबल्स यानी कि जब पानी में एक चीज डूबती है तो वो बबल्स को क्रिएट करती है, तो वो बबल्स दिखाई नहीं दे रहे थे। सो ये देखकर डीमन बर्ड कहता है कि अब मुझे थोड़ा बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। मगर अगले ही पल बारिश होने लगी और कुछ डेडली डार्क लाइटनिंग वो आसमान में नोटिस करता है और एक बड़े धमाके के साथ लेक से रोन बाहर निकल आता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग वेव क्रिएट होती है और वो दोनों बहन भाइयों पर जाकर लगती है। जिसके बाद जो बहन थी तो वो अपने भाई से कहती है कि पानी से किसी चीज ने जम करा। तो जब भाई ने पूछा कि वो चीज कहाँ पर है, तो वो पॉइंट आउट करती है कि वहाँ पर। और पता नहीं सामने का मंजर देखकर इस डीमन बर्ड के तो तोते उड़ जाते हैं, लेकिन जब वो सीन रोन पर जाता है तो ओ माय गॉड, इस ब्यूटीफुल फॉर्म को देखो भाई साहब। ब्लैक एंड
पर्पल और व्हाइट हेयर, भाई क्या कॉम्बिनेशन है भाई साहब। अब रोन इवॉल्व हो चुका है, क्या किया है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भाई साहब नेक्स्ट लेवल भाई। सो या इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि चैनल की रीच डाउन जा रही है भाई, हेल्प करो।